अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत पाकिस्तान ने 20 अरब रुपए के रिटायरमेंट पेंशन पैकेज के साथ पाकिस्तान स्टील मिल के 9000 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला किया है। कल इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में इसकी मंजूरी दे दी गई और साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान का यह दावा और वादा कि वो स्टील मिल्स को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे बल्कि अच्छी इंतजामिया लाकर स्टील मिल्स को मुनाफा बख्श बनाएंगे, ये वादा दम तोड़ गया। स्टील मिल्स बंद पड़ी है, तमाम मुलाजमीन नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। इमरान खान ने 2016 में स्टील मिल्स के मुलाजमीन से खिताब करते हुए क्या वादा किया था, देखिए। स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करके, और इसी नई मैनेजमेंट से ये स्टील मिल इंशाल्लाह फिर से नफा कमाएगी। स्टील मिल्स बंद पड़ी थी, हुकूमत प्राइवेटाइज करने की बातें कर रही थी। तहरीक इंसाफ प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थी कि नई इंतजामिया लाएं और एक प्रोफेशनल इंतजामिया के साथ स्टील मिल्स चलाएं, वरना हम चलाएंगे। सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान ही नहीं बल्कि असद उमर, जिन्होंने तहरीक इंसाफ की पूरी मुआशी पॉलिसीज़ बनाई, उन्होंने भी बताया कि तहरीक इंसाफ स्टील मिल्स कैसे चलाएगी, प्राइवेटाइज नहीं करेगी बल्कि खुद इदारों को मुनाफा बख्श बनाएगी। उन्होंने आवाम से और स्टील मिल्स के मुलाजमीन से क्या वादे किए, देखिए। हम भी इधर मौजूद हैं। हमारा वादा यह है कि स्टील मिल को दोबारा चलाकर दिखाएंगे, रियासत के इख्तियार से चलाकर दिखाएंगे। आपका दावा यह है कि निजकारी करके दिखाएंगे। ये सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, साल के बाद निकाल कर देखेंगे कि किसका वादा पूरा हुआ। सबसे पहला काम जो है जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। आप अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाएं, एक अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव लाएं जिसको स्टील मिल के बारे में कुछ पता हो, आपकी स्टील मिल की बेहतरी का पहला कदम हो जाएगा। आप जब तक अपने हक पे खड़े हैं हम आपके साथ खड़े हैं। आपको ये बता दूं, ये आपको सबको मालूम होना चाहिए। आप में से कई लोगों को शायद पता भी हो, मैं पूरी कायमा कमेटी को यहां लेकर आया था स्टील मिल पिछले साल। यहां पर जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर मुतफक्का करारदाद पास की थी कायमा कमेटी ने कौमी असेंबली की निजकारी के खिलाफ। ये आप सबको पता होना चाहिए। ये करारदाद हम मंजूर करवा चुके। आखिरी वादा, और ये रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं बल्कि खास तौर पे स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता, नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हूं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, वो वज़ीर ख़जाना बने तो नवंबर 2018 में उन्होंने बताया कि 45 दिन के अंदर स्टील मिल के लिए अवाम खुशखबरी सुनेंगे। ये इदारा कैसे चलेगा ये बताया जाएगा। 45 दिन दिए गए जी रज़ाक दाऊद साहब को। 45 दिन के अंदर स्टील मिल को दोबारा किस तरीके से चलाना है ये प्लान वो लेकर आएंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला आपको चला कर देखें। फिर कुछ महीने गुजरे, 3 अप्रैल 2019 में उन्होंने साथियों से मिलकर बताया कि अप्रैल के महीने में ही ECC स्टील मिल के रिवाइवल प्लान की मंजूरी दे दी। स्टील मिल के ऊपर जो है इस वीकेंड पे मुझे प्रेजेंटेशन है, रज़ाक दाऊद एंड मुझे वो प्रेजेंटेशन होगी। उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अगेन बोथ ऑफ दीज इन द मंथ ऑफ अप्रैल ECC शुड बी इंडोर्सिंग द रिवाइवल प्लान्स, टर्न अराउंड प्लान्स फॉर PSM एंड PIA बोथ। बात यहाँ भी नहीं रुकी, उसके बाद भी असद उमर अवाम को और स्टील मिल के मुलाजमीन को जल्द रिवाइवल होने की खुशखबरी सुनाते रहे। स्टील मिल जो है एक मुनाफा बख्श इदारा हो सकता है, इंशाअल्लाह ताला होगा। उसकी रिवाइवल का प्लान का एक ब्रॉड जो स्ट्रेटजी है वो अप्रूव कर दी गई है और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। और मैं ये भी बता दूं, आपको खुशखबरी बता दूं, स्टील मिल के जो लोग हैं और जो कौम के लिए भी मैं खुशखबरी दे दूं कि दुनिया के बहुत बड़े इदारे ऐसे हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर अपना सरमाया भी लगाने को तैयार है और स्टील मिल को दोबारा चलाने के लिए भी तैयार है। असद उमर ने अप्रैल 2019 में सहाफियों के साथ बातचीत में यह भी बताया कि मलेशिया की तर्ज पर सरमाया कंपनी के मामलात वज़ीर आज़म खुद देख रहे हैं। वैसे वज़ीर आज़म कमेटियों को चेयर नहीं करते, मगर इस कमेटी को वो खुद चेयर कर रहे हैं और बताया कि कितना काम भी हो चुका है। हमने एक नई कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बनाई है, प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर कर रहे हैं।
नॉर्मली जो कैबिनेट कमिटीज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चेयर करते. मोस्ट ऑफ द कैबिनेट कमिटीज़ आर चेयर्ड बाय मी. खुसरो बख्तियार चेयर्स द कैबिनेट कमिटी ऑन सीपैक. बट ये वाहिद कमेटी है जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर कर रहे हैं, जस्ट टू गिव दैट इम्पोर्टेंस वहाँ पर. सरमाया कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कैबिनेट अप्रूवल्स हो गए थे, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, उनकी पहली मीटिंग हो गई, दे जस्ट हैड पिछले संडे को. मगर कुछ नहीं हुआ. स्टील मिल के मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का फैसला हुआ और वो आज भी बंद ही पड़ी है. मगर इसका पूरा एक बैकग्राउंड है. तहरीक इंसाफ की बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा ही मलेशिया तर्ज का सरमाया मॉडल था. उन्होंने अवाम को बार बार बताया, मैनिफेस्टो में लिखा, अपने 100 दिन के प्लान में भी बताया कि कैसे नुकसान करने वाले इदारों का टर्न अराउंड किया जाएगा. इमरान खान तकारीर में सिंगापुर और मलेशिया के मॉडल की मिसाल देते और कहते कि ऐसे हम नुकसान करने वाले इदारों को मुनाफे बख्श बना देंगे. तहरीक इंसाफ ने जब इलेक्शन से पहले मलेशिया के तर्ज के सरमाया मॉडल का ऐलान किया, अपने 100 दिन का प्लान बताया कि कैसे हम एक वेल्थ फंड बनाएंगे, तो हमने उसी वक्त कुछ सवालात उठा दिए थे कि ये कैसे मुमकिन होगा. देखिए असद उमर साहब के सामने जब हमने ये सवालात रखे कि वो सवालात कितने दुरुस्त साबित हुए. वेल्थ फंड में पैसे कौन डालेगा? हुकूमत ही डालेगी और फिर वो ऐसे ही चलेगा जैसे अभी ये नुकसान करते हैं, हुकूमत सब्सिडाइज करती है. कैसे चलेगा वो पाकिस्तान वेल्थ फंड? वो लोग जिनको कुछ नहीं पता है कारोबार किस तरीके से चलाना है, वो इदारों को इस वक्त इनके ऊपर बैठे हुए हैं और अल्टीमेट डिसीजन मेकर थे इनके. हम ये कह रहे हैं कि उन लाइन मिनिस्ट्री से निकाल के वो एग्जिस्टिंग इदारे, अभी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की नहीं बात हो रही, उन एग्जिस्टिंग इदारों के वो एक ऐसे, जिस तरीके से इसका और ये आइडिया कहाँ से आया, ये डोमेस्टिक बना, सिंगापुर में ली कुआन यू ने बनाया और उसके अंदर उन्होंने रियासती इदारे सारे डाले. प्रोफेशनल जो लोग बिजनेस समझते हैं, मईशत समझते हैं, इकोनॉमिक समझते हैं, उनको उसका सरबराह बनाया. सियासतदानों को उससे अलग किया, ब्यूरोक्रेट को उससे अलग किया. फिर खजाना इन्वेस्टमेंट के नाम से मलेशिया के अंदर महातिर मोहम्मद ने यही काम किया और बहुत कामयाबी से किया. ये जो बात है कि इदारा इंडिपेंडेंट, सियासी इन्फ्लुएंस कोई नहीं, बिल्कुल आज़ाद इदारा, इस तरीके से हम चलाएंगे. खान साहब ने ये, अब मिसाल तो आपकी 5 साल दौरे हुकूमत से ली जाएगी ना. खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल में कौन सा ऐसा इदारा बना दिया? खान साहब ने एक एहतसाब का इदारा बनाया था, यही कहकर बनाया था कि एक ऐसा इदारा होगा जो बिल्कुल आज़ाद होगा, जिसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा. और खैबर पख्तूनख्वा की वो हुकूमत है जिसमें अपनी पार्टी की तरफ से सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए. जो एहतसाब कमीशन बनाया उसका सरबरा नहीं है, वो 1 रुपया वापस नहीं ला सका. अपनी करप्शन छोड़ें, अवामी नेशनल पार्टी पर इतने इल्ज़ाम लगाए थे, उनकी 1 रुपया की करप्शन नहीं पकड़ सका. तो इदारा बनाने का तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं. अगर 5 साल देखें हम खैबर पख्तूनख्वा के, तो उसको देखते हुए क्या कोई इदारा बना लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आपने एहतसाब ब्यूरो का बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दिया कि एहतसाब ब्यूरो का जो वहाँ पे था कारकर्दगी वो कामयाब नहीं हो चुकी. लेकिन उसी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए हैं. वहाँ पर हेल्थ का निजाम जो है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है वो उनके पास दिए गए, प्रोफेशनल्स के पास, और उसके रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो गए. तो मैंने बताया कि जैसे हेल्थ का निज़ाम खैबर पख्तूनख्वा में दुरुस्त किया है वैसे ही होगा. अब सरमाया मॉडल तो नहीं बना, मगर जो हेल्थ का निज़ाम है उसके हवाले से 27 जनवरी 2020 को जब आतिफ खान और शहराम तरक्की को काबीना से निकाला गया, तो आतिफ खान ने बताया कि खुद वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ सेक्टर की कारकर्दगी से परेशान थे वो, और शहराम तरक्की से उन्होंने कहा कि इसे ठीक करो. बहरहाल इलेक्शन से पहले हमने असद उमर के सामने ये सवालात रखे थे. फिर जब वो वज़ीर ख़जाना बने तो हमने फिर उनके सामने सवाल रखे. देखिए वो कितने दुरुस्त साबित हुए और उनके किए गए दावे कितने दुरुस्त साबित हुए. वेल्थ फंड बनाने की बात की थी. बुरी तरीके से इदारे लॉस कर रहे हैं. आपने कहा था एक दिन मुनाफे में आएंगे, चाहे PIA हो या स्टील मिल हो. मुनाफा बात की बात है, अगर नुकसानात खत्म हो जाएं तो एक बहुत बड़ा बर्डन 600-700 अरब रुपए का सालाना खत्म हो जाएगा. क्या कर रहे हैं उस वेल्थ फंड का? क्या हुआ? या फिर प्राइवेटाइज करेंगे, वेल्थ फंड बनाएंगे, क्या करेंगे? मगर हुआ क्या? जी बिल्कुल, वेल्थ फंड का जी जो काम था, जो पहला काम था, वो वेल्थ फंड का एक कानून बनाना था कि किस तरीके से उस फंड को क्रिएट किया जाए. होल्डिंग कंपनी कहें, उसको वेल्थ फंड कहें, जो भी आप नाम देना चाहते हैं. तो वो लॉ मिनिस्टर ने अभी 3 दिन पहले मुझे अपना ड्राफ्ट उसका बनाकर भेज दिया है. अब अगले 1 हफ्ते के अंदर हमारी उसके ऊपर गुफ्तगू हो के मीटिंग करके हम फैसला कर लेंगे कि एक हतमी फैसला हो जाएगा कि किस तरीके से बनाना है. उसके बाद वो एक होल्डिंग कंपनी क्रिएट कर दी जाएगी और एक ट्रांजेक्शन प्लान कर बना दिया जाएगा कि किस तरीके से इदारे इसके अंदर एक एक करके हमने ट्रांजेक्शन करने हैं और उस होल्डिंग कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होगा. तो उसकी जो सबसे पहला और सबसे मुश्किल और अहम काम था कि उसकी कानूनी शक्ल क्या दी जाएगी.
और वो काम जो है वो लॉ मिनिस्टर ने मुकम्मल करके हमें दे दिया। जैसे मैंने कहा इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते ये उसके अंदर फैसले हो जाएंगे। मगर प्राइवेट सेक्टर से आएगा क्यों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को चलाने, और फिर वो नैब का सामना करे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भुगते, कोई क्यों आएगा? किस तरीके से एक मैनेजमेंट बनेगी जिसको इख्तियार होगा बड़े बड़े फैसले करने का, और उससे ये कॉन्फिडेंस होगा कि वो बाद में जाके नैब नहीं भुगत रहा होगा? सवाल तो आप ये बहुत अहम पूछ रहे हैं, और नैब वाले जो हैं वो इसके बारे में उनको गौर भी करना चाहिए कि क्या नैब पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ने के लिए उन पे उनकी तरजीह होनी चाहिए, या एक प्रोफेशनल जो बैठा हुआ है, एक बाहर से अमेरिका से नौकरी छोड़ के आया है, वो चाहता है कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, उनसे ज़्यादा सवाल जवाब होने चाहिए। लेकिन मैं आपको सबसे अच्छी खबर, अगर आप मुझसे पूछें ना शाहजेब के मईशत के पहलू से सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात क्या हुई है पिछले 60 दिन के अंदर, दुनिया में काम करने वाले पाकिस्तान बेहतरीन प्रोफेशनल्स, ऐसे लोग, मैं आपको एक जिक्र करता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज की मैं चेयर करता था, उसमें मैंने चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन से पूछा कि जी ये देखें ये नाम है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्टील मिल के, क्या आपके ख्याल में ये स्टील मिल ठीक कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जी क्यों बदलते क्यों नहीं? उनका क्या करें, किसी जिससे बोलते हैं कि आके इसके अंदर ज्वाइन करो, बोर्ड को ज्वाइन करने को नहीं तैयार था। और ये बड़ी मीटिंग में, ऑफिशियल मीटिंग में हुआ था, मीडिया वहाँ पे मौजूद था। आज सूरत हाल ये है कि बोर्ड तो में तो आ ही रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए इतने अच्छे क्वालिटी के लोग अप्लाई कर रहे हैं और आने को तैयार हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे खुशाइंद बात हो ही ये रही है। ना वो लोग नज़र आए, ना सरमाया मॉडल नज़र आया। कुछ महीने के बाद असद उमर को हटा दिया गया। जब वो हटा दिए गए तो हमने सवालात हम्माद अजहर के सामने रखे कि कहाँ है सरमाया मॉडल, क्या कर रहे हैं नुकसान करने वाले इदारों के लिए। पिछले 10 माह में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेहतर करने के लिए क्या किया है? आपने सरमाया कंपनी बनाने का कहा था कि हम बनाएंगे, जबकि पिछले दिनों वजीर आजम ने दोबारा से कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, जो कि 400 से 500 अरब के खसारे देखेगी। तो सरमाया कंपनी का ख्वाब भी पीछे रह गया, दोबारा ये कमेटी बन गई। तो आप लोगों ने इन खसारों को कम करने के लिए क्या किया? आपके दौर में भी बढ़े ही हैं। सरमाया कंपनी का काम यह है कि वो जो हुकूमत की तकरीबन 200 के लगभग या 250 के लगभग कंपनीज़ हैं स्टेट ओन्ड, उन सब को आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से रीस्ट्रक्चरिंग किस में होएगी, फाइनेंशियल उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन किसके अंदर होएगी, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसके अंदर होएगी। उनका ये काम है कि उसको उनके अंदर आइडेंटिफिकेशन करनी है तमाम की के अखराजात और उनकी आमदन देख के। जो सेल ऑफ एसेट्स कमेटी है उसका काम बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो हुकूमत के वफाकी हुकूमत के जो डिविजन्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा डेड कैपिटल पड़ा है आइडल प्रॉपर्टी की सूरत में या आइडल बिल्डिंग्स की सूरत में या डेड एसेट्स की सूरत में, वो आइडेंटिफाई करके उसको प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले करना है। तो सरमाया कंपनी ने आज तक क्या किया? सरमाया कंपनी अपना काम कर रही है, उनकी बाकायदगी से मीटिंग्स हो रही हैं, और आप जल्द देखेंगे कि उसके ऊपर आपको हिकमत अमली नज़र आएगी कि तमाम जो 200 के करीब कंपनीज़ हैं उनके अंदर उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेके जाना है, किसको डिस्पोज ऑफ करना है और किसको रिस्ट्रक्चर करना है। हमारे साहब 10 महीने गुजर गए, अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं किया। मैनिफेस्टो में था आपके, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में कह भी दिया, फिर बार बार दावे किए, अभी तक कंपनीज भी आइडेंटिफाई नहीं की हैं, क्योंकि गुज़िश्ता फाइनेंस मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई की थी। ये वाले PIA को स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं ये वाले फाइनेंस मिनिस्टर, अभी तक आपने कंपनीज भी नहीं आइडेंटिफाई की हैं। नहीं, सिर्फ स्टील मिल और PIA नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा और कंपनीज़ हैं, और आप ये याद रखें कि ये जो इनके नुकसानात हैं ये कोई 1-2 साल में जनरेट नहीं हुए, ये दहाइयों में ये इस हालत तक पहुंची हैं ये कंपनीज़। तो जाहिर है कि अब इनके ऊपर एहतियात से काम किया जा रहा है और इंशाल्लाह जल्द आपको इसके ऊपर पेशरफ नज़र आएगी। सरमाया मॉडल की बातें करती रही, कहा हम चला कर दिखाएंगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, मगर आज हम्माद अजहर साहब ने बताया कि स्टील मिल एक सफ़ेद हाथी है, मुलाजमीन निकाल कर उसे प्राइवेटाइज ही करना पड़ेगा। इससे हुकूमत पाकिस्तान का 70 करोड़ रुपए की बचत होएगी माहाना ये करने से, और ये टैक्स पेयर का पैसा है। इसके अलावा इस मिल को रिवाइव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अब किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को या ऑपरेटर को इस स्टील प्लांट में लेके आएँ, और इसके प्रॉस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो इसकी मिल के ऊपर अभी कर्जा चढ़ा हुआ है उसको भी रिस्ट्रक्चर किया जाए, और ये मुलाजमीन का जो इशू है, इनकी पेज़ का जो इशू है, इसको भी किसी तरह से हैंडल किया जाए। 2015 से अब तक हुकूमत जो है वो 35 अरब रुपए दे चुकी है मुलाजमीन को तनख्वाहों के लिए, और तकरीबन माहाना 34 करोड़ जो है वो ख़र्चा आता है इनकी तनख्वाहें देने का। इसके अलावा जो कर्ज़ा है इस मिल के ऊपर वो 230 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका है।
तो इस मिल की जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे और तकरीबन 15 के करीब पार्टीज़ जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो इसके कोर स्टील ऑपरेशंस में इंटरेस्टेड हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने अब इसको रिवाइव करना है तो जो हुकूमत पाकिस्तान है वो ओनर और ऑपरेटर के मोड से निकल के ओनर और पॉलिसी मेकर के रोल में जाए और हम प्राइवेट सेक्टर को जो है वो इसके अंदर शराकत जो है उसकी शामिल करें, अगर हम चाहते हैं कि इस मिल जो है इसके नुकसानात भी ख़त्म होएं और इसको अगर रिवाइव भी किया जाए। और हुकूमत ने ये एक ऐसे वक्त में किया है जब वज़ीर-ए-आज़म खुद प्राइवेट सेक्टर से कह रहे हैं कि आप मुलाज़मीन को नौकरियों से ना निकालें, और स्टेट बैंक से सस्ते कर्जे देने की सहूलत दी गई है कि आप 3 महीने की तनख्वाह दे सकते हैं, सस्ते कर्जे ले सकते हैं, मगर आप मुलाज़मीन को ना निकालें। खुद हुकूमत ने निकाल दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा था, देखिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जो भी बिजनेसेस अपने मजदूरों को, वर्कर्स को बेरोजगार नहीं करेगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको सस्ते कर्जे देगा। और एक ऐसे वक्त में जब मईशत 1.5 से 2% सुकड़ने की तवक्को है, खुद हुकूमत का प्लानिंग कमीशन का अंदाजा है कि कारोबार बंद होने की वजह से 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग बेरोजगार हो सकते हैं। हमादर साहब ने स्टील मिल के मुलाजमीन को मशवरा दिया कि वो फारिग बैठने की बजाय प्रोडक्टिव सेक्टर में जाकर नौकरी कर सकते हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो 8,500 वर्कर्स हैं, ये भी अब जब इनको जो हम पैकेज दे रहे हैं, जो हम सरमाया इनके हाथ में दे रहे हैं, ये मईशत के अनप्रोडक्टिव सेक्टर से, जहाँ पे ये बिल्कुल पिछले 5.5 साल से फारिग बैठे थे, अब इनके पास मौका है कि ये प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर जाएं और वहाँ पे भी अपना रोल जो है वो अदा करें, प्रोडक्टिव सेक्टर में जाकर अपना किरदार अदा करें। ये फारिग होने वाले मुलाजमीन को कहा जा रहा है। हमने असद उमर साहब को बुलाया, हमने हमादर साहब को भी दावत दी, वो नहीं आए, मगर हमारे साथ आसिम भट्टी मौजूद हैं। आप सदर पाकिस्तान स्टील लेबर यूनियन हैं। आसिम भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है स्टील मिल तो बंद पड़ी है, आपको तनख्वाहों के भी मसाइल थे। अब जब ये कहा जा रहा है कि कम से कम आपको एक पैकेज दिया जाएगा, पेंशन, वो सब चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, और उसके बाद कि आप प्रोडक्टिव सेक्टर में जाकर जॉब ढूंढ लें, ये इत्मीनान बख्श है आपके लिए कि कम से कम बंद तो थी ही स्टील मिल और तनख्वाहों के भी मसाइल थे आपके लिए? इस फैसले से कैसे कोई मुतमिन हो सकता है कि जहां इस कोरोना वबा के उसमें 9,350 मुलाजिम को जो है ना बरतरफ करने का फैसला किया जाए, उससे कैसे कोई मुतमिन हो सकता है? मतलब ज़ाहिर आज एहतजाज की खबरें तो आई, क्या इस वक्त राय है जो मुलाजमीन हैं उनकी? हमने एक प्रोटेस्ट किया है गुलशन स्टील टाउन जो पाकिस्तान स्टील की कॉलोनी है, उसके अंदर हमने अपना एहतजाजी रिकॉर्ड कराया गवर्नमेंट को कि देखें 22 महीने हो गए, आप तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया। क्या उन्होंने यहाँ पे कोई बैल आउट पैकेज दिया? क्या उन्होंने इसका जो एहतसाब का नारा लेके आए थे, क्या कोई यहाँ एहतसाब किया? क्या इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके 9,350 लोगों की नौकरियां ले रहे हैं? ठीक है, क्या इन्होंने कोई टेक्निकल यहाँ पे कोई मैनेजमेंट लगाई जो ये फैसला कर रहे हैं? मतलब ये तो आसान सा हल लेके भेज दिया जाए। मतलब मगर जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, क्या रिवाइवल के लिए कुछ नहीं हुआ? कोई मैनेजमेंट लाकर, कोई लोगों को अपॉइंट करके जो काम को समझते हो कोशिश कर कोई नहीं की गई? क्योंकि ज़ाहिर पहले से बंद पड़ी थी, ये बंद ही रही, कुछ नहीं कोशिश हुई। 2-3 लोग आए जिनका उस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन थे, वो उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है स्टील का। इसी तरह बोर्ड के डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं उनका भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसी तरह एक एनपी के इंचार्ज है, एक हमारे जो सिक्योरिटी के इंचार्ज है, उनका भी कोई स्टील से एक्सपीरियंस नहीं है। आपको उम्मीद थी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, उन्होंने वादे किए थे, आप लोगों के एहतजाज में शिरकत की थी, खुद वज़ीर आज़म ने, खुद असद उमर ने, कि चीज़ें ठीक होंगी? हमने बिल्कुल इमरान खान के वादों पे, और असद उमर साहब बार बार स्टील मिल आते थे, इमरान खान भी आ चुके हैं, हम मौजूद रिकॉर्ड में भी होंगी। उन्होंने हमें इतने सुनहरे ख्वाब दिखाए थे कि हमें इंसाफ लेबर यूनियन को सपोर्ट किया, इसलिए कि स्टील मिल का रिवाइवल करेंगे, ये यहाँ पे मुलाजमीन को एक अच्छा पैकेज दिया करेंगे, स्टील मिल फिर से चल जाएगी, हमें बोनसेस मिला करेंगे। ये सब सोच के जो असद उमर ने, आप रिकॉर्ड पे हो गया, असद उमर ने कहा था मेरी वीडियोस आप जो है ना संभाल के रखना, कल को अगर स्टील मिल के बारे में गवर्नमेंट कोई ऐसा फैसला करती है तरीके इंसाफ की, तो मैं स्टील मिल के मुलाजमीन को, मैं स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ खड़ा हूँगा। आज असद उमर कहीं नजर नहीं आ रहे, उनका कोई एक बयान तक नहीं आ रहा इस बात पे। और इंसाफ लेबर यूनियन जो उनकी यूनियन अपनी यूनियन है, वो तहरीके इंसाफ के कराची हाउस जो है इंसाफ हाउस, उसमें 2 दिन मुजाहरा करके उनको तक नहीं पूछा गया। बहुत शुक्रिया, आपने राय सुनी, यूनियन क्या कह रही है, मुलाजमीन क्या कह रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक, कोरोना तेजी से फैल रहा है, उसके बात करेंगे एक ब्रेक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव की वजह से सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रही है और हुकूमत ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया है।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें और मार्केटें बंद करा दी गई हैं। साथ ही पंजाब में वजीर सनत ने यह दावा किया है कि अगर अमल दरामद ना हुआ तो हम दोबारा मजीद सख्त लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान अब दुनिया के उन 17 ममालिक में शामिल हो गया है जहां केसेस की तादाद चीन से भी ज्यादा है। चीन में अब तक कोरोना के 84,165 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और चीन ने सख्त लॉकडाउन के बाद इस वबा पर तकरीबन काबू भी पा लिया है, मगर पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में पहली बार 20,167 टेस्ट किए गए और उसके नतीजे में एक दिन में अब तक 4,688 केसेस सामने आए हैं, यानी शरह फिर भी 24% ही रही, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में 82 अमवात हुई हैं। साथ साथ वज़ीर आज़म ने और तमाम सूबों ने मिलकर फैसला किया था कि फ़्लाइट जब आएंगी तो अब टेस्ट करने के बाद उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, घर जाने दिया जाएगा। और जो सऊदी अरब से फ्लाइट आई, मुर्तज़ा वहाब ने आज ट्वीट किया कि उसमें 246 में से 123 का टेस्ट मस्बत आया, जो कि 50% रेशो बनता है। वो कह रहे हैं हमें ट्रेस करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा क्या वजह हुई कि जब उनको क्वारंटीन के बगैर जाने दिया गया घर, या मुईद यूसुफ साहब से पूछेंगे। साथ ही मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद होंगे। अब सिंध क्या करेगा, जबकि पंजाब में और इस्लामाबाद तक में मार्केटें बंद की गई हैं और कहा जा रहा है कि दोबारा सख्त लॉकडाउन हो सकता है। मुईद यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद होंगे। मुईद यूसुफ साहब, आज सिंध हुकूमत की तरफ से कहा गया कि अब हमें ट्रेस करना पड़ेगा, ये 246 लोग में से 123 मस्बत आ गए, उन्हें अपने घर पर जाने दे दिया गया था जब टेस्ट का रिजल्ट आया। क्या वजह है कि जो क्वारंटीन थी कि जब तक आपका टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता, आप लैंड कर गए हैं, तब तक आप क्वारंटीन में रहें, इसको बदला गया? शुक्रिया शाजिद। देखिए, पहले तो मंतक समझ लीजिए, फिर आगे आसान हो जाएगा इस बात को करना। हमने जब फ्लाइट ऑपरेशंस बंद किए थे 21 मई को, तो पाकिस्तान में वबा का फैलाव मेजॉरिटी जो है वो बाहर से आ रहा था। आप जानते हैं पहले ताफ्तान का मामला हुआ ईरान से, और फिर जहाज़ों पे जो शुरू में लोग आ रहे थे मार्च से पहले, फरवरी वगैरह में, वहाँ से ये मामला शुरू हुआ। आज आपका जो कोरोना का स्प्रेड है पाकिस्तान में, जो फैलाव है, वो 92 से 93% लोकल ट्रांसमिशन से है। ठीक, तो हम शुरू हुए जहां मुकम्मल तौर पे बाहर से आ रहा था 100%, और आज हम वहां खड़े हैं जहां 92 से 93% अंदरूनी ट्रांसमिशन हो रही है। दुनिया के तमाम ममालिक का हमने तज्जिया किया, और उसमें 99% ममालिक जो हैं वो ऐसे हैं जो टेस्ट तक नहीं कर रहे, या चले 98% 97% कह लें, वो टेस्ट भी नहीं करते, सीधा आते हैं लोग और सेल्फ क्वारंटीन में घर चले जाते हैं। बहुत ही कम ममालिक हैं जिन्होंने, कईयों ने तो अभी अपना मुल्क खोला नहीं, जिन्होंने खोला है जो कह रहे हैं कि हम आपको स्टेट फैसिलिटी में 2, 3, 4 ममालिक, जो हमने कम अज कम तज्जिया किया। तो इसलिए बाकी बेस्ट प्रैक्टिस इंटरनेशनल भी यही है। और तीसरी बात ये कि ये जो आप फिगर दे रहे हैं एक प्लेन का, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को ला रहे हैं, हर एक को टेस्ट कर रहे हैं, और वही स्ट्रेटजी अब अपना रहे हैं जो लोकल पाकिस्तानी यहां मुकीम है उसके लिए है। अगर सिम्टम्स हैं, अगर अलामात नजर आ रही हैं बीमारी की, डॉक्टर साहिबान फैसला करते हैं कि आपको अस्पताल जाना है या हमारे क्वारंटीन में रहना है, तो आप रहते हैं। अगर सिम्टम नहीं है तो आप घर चले जाते हैं। और जो ट्रांसमिशन है, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने जो हमें बताया है, ट्रांसमिशन तब बहुत ज्यादा उसका इम्कान है जब आप सिम्टोमेटिक हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं वगैरह। अगर ऐसा नहीं है तो उसका बहुत कम चांस है। इसीलिए सारी दुनिया होम क्वारंटीन पे चली गई, हम भी होम क्वारंटीन पे चले गए। तो ये मंतक है। ये जो मंतक है, इसमें ज़रा वजन है कि जब पाकिस्तान में सारा लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, 24% ट्रांसमिशन रेट है, जो कि दुनिया का ट्रांसमिशन रेट से ज़्यादा है, तो फिर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन में क्यों रखना है, जब आप पाकिस्तान में लोगों को इस तरीके से क्वारंटीन में नहीं रख रहे हैं। जब टेस्ट मस्बत आता है तब उनको आइसोलेट किया जाता है। मगर सिंध हुकूमत के ज़रा ये भी बताते हैं कि उस इजलास में जो वफाकी हुकूमत है वो तो बाहर से आने वाले मुसाफिरों का टेस्ट का भी नहीं करी थी। जो एक प्रपोजल था उनका ये था कि जी बस इनकी स्क्रीनिंग करते हैं और जाने देते हैं। वो तो वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जी लोग 2 पैनाडोल खा के बैठ जाते हैं और उसकी वजह से उनका बुखार नहीं आ रहा होता, ताकि वो स्क्रीनिंग से निकल सकें, तब जाके टेस्ट की बात हुई है, वरना तो वफाकी हुकूमत बगैर टेस्ट के स्क्रीनिंग के जाने की भी हामी थी। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि लोग पैनाडोल खा के और बैठ जाते हैं जहाज के अंदर तो उनका बुखार उतर जाता है, ठीक, तो हम जो स्क्रीनिंग अगर एयरपोर्ट पे कर रहे हैं या करेंगे या पहले भी करते थे,
उसमें जो हेल्थ प्रोफेशनल वहां है वो खांसी जुकाम जो बाकी अलामात हैं, वो कोई मतलब है कि मौजतन तो नहीं शख्स आ सकता कि वो अपनी खांसी भी 15 मिनट रोक ले अगर उसको इतनी अलामात हैं, और अगर इतनी अलामात नहीं है, अगर उसका बुखार जो है वो वाकई जबरदस्ती पैंडोल खा के और वो घर जाएगा और अपने माँ बाप, अपने बच्चों, अपने अजीजों अकारिब को जान के कोविड लगाएगा, तो ये बात आपको मंतकी लगती है? क्या आपको लगता है कि लोग हमारे इतने जो हैं वो शऊर नहीं रखते, कि वो बेशऊर हैं, कि वो जाएंगे, उनको पता है कि उनके बूढ़े माँ बाप और बूढ़े जो हैं रिश्तेदार मौजूद हैं और उनको वो कोरोना करने घर चले जाएंगे? सब ये आपको क्यों नहीं मंतकी लगती है? अनफॉर्चुनेट सी बात है, मगर माज़ के साथ लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। ये बात नज़र आई है कि लोग छुपाते हैं, लोग ना एहतियात कर रहे हैं, ना मास्क पहनते हैं। ये बात तो आपके सामने है। इसमें क्या ऐसी बात है कि जिसमें आपको लग रहा है कि ऐसा कोई क्यों करेगा? बिल्कुल हुआ है, मैं आपसे एग्री करता हूं। तो अब इसमें दो बातें और सुन लें कि अगर ये हुआ है तो हमें इसको रोकना है, इसमें कोई शक नहीं। तो ट्रैक एंड ट्रेस का तो सारा प्रोसेस ही इसलिए बना है, जो शख्स पाकिस्तान में मुकीम है, अगर खुदा ना खास्ता वो कोई ऐसी हरकत करता है तो आप कैसे पकड़ते हैं उसको? उसके घर से फोन तो नहीं आता, ट्रैक एंड ट्रेस से पकड़ते हैं। अगर वो शख्स अपने घर से बाहर चला जाता है, आपको पता चलता है, कैसे पकड़ते हैं? ट्रैक एंड ट्रेस से पकड़ते हैं। शाहजेब, अगर आज से 9 महीने बाद ये वबा खत्म नहीं होती, 6 महीने बाद वबा नहीं खत्म होती, तो आप क्या चाहते हैं? 6 महीने जो 2 लाख पाकिस्तानी बाहर है, या जो यहाँ पे 22 करोड़ की आवाम है, उसको आप ऐसे तो डील नहीं कर सकते। मतलब ये पॉलिसी मुझे समझ में आ रही है, यानी क्योंकि पाकिस्तान में ज़रा लॉकडाउन ख़त्म किया, 1 महीने के अंदर अंदर ट्रांसमिशन 24% पर पहुंच गई, दुनिया में फिर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो गया, तो दुनिया से ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त टेस्ट मस्बत आ रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जब इक्का दुक्का फ्लाइट के अलावा तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे जो पाकिस्तान में लोकल हैं, तो क्या वजह है कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको ज़्यादा हम डिफरेंट अंदाज में ट्रीट करें बजाय इसके जो हम पाकिस्तानियों को ट्रीट कर रहे हैं? मगर कुछ फ्लाइट्स जो मिडिल ईस्ट से आई थी उनमें ज़्यादा आया था, तो आपने बाद में फॉलोअप किया था, इसके लिए भी करेंगे कम से कम, क्योंकि 50% लोगों में आ गया। साजिब है ही नहीं। देखें, हम पहले दिन से डेटा देख के फैसला करते हैं, विफाक और सूबे। तो डेटा हमें क्या बता रहा है? डेटा ये बता रहा है कि इस वक्त जो पैसेंजर सारे आए हैं, बहुत वावेला मचा, बहुत शोर हुआ। टोटल जो पैसेंजर्स की पॉजिटिविटी है वो लगभग 10% है जब से हमने शुरू किया, और आपके यहां पे डोमेस्टिक जो ट्रांसमिशन रेट है वो भी इतनी। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, ये जो 10% है, इसमें सिर्फ हमारे 2 ऐसे हॉटस्पॉट्स कह लें जिनकी वजह से ये नंबर ऊंचा है, वरना इससे भी कम है। वो क्या है? एक हमारे जो शुरू में अफ्रीका से कुछ लोग आए, मलेशिया और इंडोनेशिया से कुछ लोग आए, उसमें तबलीगी जमात के कुछ लोग थे, कुछ वैसे थे, वो हाई नंबर आया। वहां से हमारी रोजाना फ्लाइट्स आनी ही नहीं है, वो वन ऑफ फ्लाइट्स थी, उनको हमने टेस्ट किया, क्वारंटीन किया और वो सेहतियाब हुए और अल्हम्दुलिल्लाह घर चले गए। पीछे रह गया हमारा मसला खलीजी ममालिक का। वहां मैंने आपको बता दिया, जहां से आ रहे थे, एक मुल्क के साथ हमने सिफारतकारी की, उन्होंने हमें बहुत ताउन किया, टेस्ट किए, नंबर नीचे चले गए। अब जहां जहां हमें मसला नजर आएगा हम इसी अप्रोच से चलेंगे। अगर हमें यह नजर आएगा कि एक हॉटस्पॉट, 2 हॉटस्पॉट्स हैं और बार बार 30, 40, 50% जहाज पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरे भाई हम उसको बंद करेंगे। बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुर्तज़ा साहब, वजन है इस बात में कि पूरे पाकिस्तान में तो लॉकडाउन खत्म कर दिया, ट्रांसपोर्ट भी खोल दी, पाकिस्तान में अगर किसी में सिम्टम आए वो टेस्ट कराए, उसके बाद घर में आइसोलेट हो जाए, अगर और जब तक टेस्ट, तो ये बाहर से आने वाले, जबकि लोग वहाँ तो मस्बत रेशो भी अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, उनके साथ क्यों अलग ट्रीटमेंट किया जाए अगर 10% का एवरेज रेट है इक्का दुक्का फ्लाइट के अलावा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शादिब, ये इशू नहीं है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए हम हमेशा उसको अप्रिशिएट करेंगे। हम समझते हैं उनको वापस लाने की मोडालिटीज़ और बेहतर तरीके से बनानी चाहिए, और वो मोडालिटी क्या है कि आप उनको वापस लाएं, उनको क्वारंटीन करें, उनको क्वारंटीन करने के साथ साथ उनका टेस्ट करें, और टेस्ट जब उनका पॉजिटिव आता है तो जो तदाबीर एहतियाती एतबार से लेने की ज़रूरत है वो एहतियाती तदाबीर ली जाए। मगर सिम्टम भी ना हो फिर भी सबके साथ ये किया जाए, तो पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं वो अगर टेस्ट कराते हैं तो उन्हें क्वारंटीन थोड़ी करते हैं, उन्हें आप कहते हैं घर पे जाके आप आइसोलेट हो जाएं। तो जो बाहर से आ रहे हैं, हालांकि वहां पर ट्रांसमिशन कम है, पाकिस्तान में ट्रांसमिशन ज्यादा है, उनके साथ अलग क्यों किया जाए? वो ये सवाल। देखिए एक फर्क है ना शाहिद साहब, पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़, एक जहाज में 400 बंदा आएगा, 300 बंदा आएगा, तो आपके पास एक टारगेटेड कम्युनिटी है।
आपको पता है कि ये हॉटस्पॉट हो भी सकता है, हॉटस्पॉट नहीं भी हो सकता। अब मोहित साहब जो असेसमेंट कर रहे थे कि पाकिस्तान में ट्रांसमिशन की परसेंटेज 10% है, तो मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। आप पिछले कोई 10, 12, 15 रोज का अगर रिजल्ट उठा के देखेंगे तो 20 से 25% पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, ये फैक्ट है। जो आज मैंने फ्लाइट की डिटेल्स सोशल मीडिया पर और प्रेस रिलीज के थ्रू जारी की थी, वो कहता है कि जद्दा से जो फ्लाइट, रियाद से जो फ्लाइट आई थी उसमें 50% वो था। अब मुझे मंतक समझ नहीं आती फेडरल गवर्नमेंट की कि हर चीज रिएक्टिव, हम देखेंगे, हम एसेस करेंगे, जब तबाही हो जाएगी तो हम उसको रोक देंगे। भाईजान, रियासत काम करती है प्रोएक्टिवली। आप लोगों का ख्याल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को खोल दिया जाए, आप समझते हैं कोरोना वायरस कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आके कैटेगोरिकली कह दें कि कोरोना वायरस प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो मुतजाद बयानियां है ना, कि एक तरफ आप कहते हैं कि हाँ इट्स अ प्रॉब्लम, हाँ हमें एहतियात करनी है, लेकिन वजीर आजम मास्क पहने बगैर जगहों पे चले जाते हैं। एक तरफ आप कहते हैं इट इज अ प्रॉब्लम, लेकिन फिर आप कहते हैं कि नहीं यार, बैरून मुल्क से लोग आ जाएं, हम टेस्ट नहीं कराएंगे, हम उनको जिम्मेदार ठहराएंगे कि आप मगर मुर्तज़ा साहब, प्रॉब्लम है तो आप लोग भी काम, तो जैसे सारे सूबे पहले आपको फॉलो करते थे, अब आप फॉलो कर लेते हैं, आपने भी ट्रांसपोर्ट खोल दिए, सारे काम कर रहे हैं। हालांकि अब क्रैकडाउन हुआ इस्लामाबाद में आज और पंजाब में भी हुआ है, और वहां तो वजीर सनत ने यह भी कहा है कि भाई हम लॉकडाउन कर देंगे दोबारा सख्त, क्योंकि पासदारी नहीं हो रही है। आप लोग क्या करेंगे? देखिए शादिब साहब, जब आप ये सवाल पूछते हैं ना, तो थोड़ा सा मुझे एतराज भी होता है, थोड़ी मेरी रिजर्वेशन भी है सवाल पे। हमने जानबूझ के या विलिंगली फेडरल गवर्नमेंट के फैसले को फॉलो नहीं किया। आपको डे 1 से पता है कि मेरी सियासी जमात की क्या पोजीशन है, मेरी हुकूमत की क्या पोजीशन है कोरोना वायरस के हवाले से। हमारे ऊपर मजबूरी थी, एक फेडरल गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही थी, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के एक सूबे में एक सिस्टम चल रहा हो, दूसरे सूबे में दूसरा सिस्टम चल रहा हो। वो दुरुस्त है। मैं अब जानना चाह रहा हूँ, ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा हो गई है, 24% इस वक्त जो है वो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो बहुत, और जब उसको बढ़ा रहे हैं 15,000 पे भी 24% था, 20,000 पे भी 24%, ये बहुत अलार्मिंग बात है। अब क्या करेंगे आप? मैं इत्तेफाक करता हूं आपकी बात से। सबसे पहले तो मैं फेडरल गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि कम से कम अप्रिशिएट तो करें, प्रॉब्लम क्या है। अभी फेडरल गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट आदमी आपको कह रहा है कि 10% है, आप 24% रोज अपने टेलीविजन प्रोग्राम पर आके कह रहे हैं। हम लोग रोज टेलीविजन प्रोग्राम पर बात करते हैं, आपके जफर मिर्जा साहब ये बात करते हैं, लेकिन ये लोग जो फैसले कर रहे हैं वो फैसला करते वक्त कहते नहीं 10% है। तो जब तक आप प्रॉब्लम को सही तरीके से समझेंगे नहीं, मैं समझता हूं उसका हल नहीं निकाल सकते। और मुझे आज भी ये लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट एक स्टेट ऑफ डिनायल में है, वो समझती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। मैं समझता हूं अभी भी वक्त है कि कम से कम थोड़ी सीरियसनेस शो करें कि आप बाय एक्शन प्रोएक्टिवली काम कर सकते हैं और प्रोएक्टिव तरीके से आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं कि प्रोएक्टिव तरीके से, एक तरफ आपको कोरोना वायरस की ट्रांसमिशन को रोकना है, अपनी टेस्टिंग को बढ़ाना है, और एट द सेम टाइम आपको अपनी हॉस्पिटल की कैपेसिटी को बेहतर करना है। ये नहीं हो सकता कि फेडरल गवर्नमेंट अपनी मंतक के हिसाब से फैसले करे और आखिर में सूबाई हुकूमतों के ऊपर छोड़ दे कि जी अस्पताल आपकी जिम्मेदारी है, हेल्थ जो है वो डिवॉल्व सब्जेक्ट है। अगर फेडरल गवर्नमेंट फैसले करे। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। फेडरल गवर्नमेंट कहती है सारे इत्तेफाक से फैसले होते हैं। सिंध हुकूमत की अपना एक क्रिटिसिज्म है कि एक जो मैसेजिंग है वो सही नहीं होती फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। प्रोग्राम एक ब्रेक, एक और आम केस पर बात करेंगे। जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस में हुकूमती वकील को जजेस के सख्त सवालात का सामना है। अदालत ने आज खबरदार किया है कि अगर इल्जाम साबित नहीं हुआ तो इसके नताइज होंगे। साथ ही अदालत मुसलसल एसिड रिकवरी यूनिट के क़याम और उसकी कारकर्दगी पर सवालात उठा रही है और ये सवालात बहुत अहम हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने समाअत के दौरान अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने सवाल किया कि आप कहते हैं कि एसिड रिकवरी यूनिट सिर्फ कोऑर्डिनेट करता है और हमीद डोगर ने ARU से राब्ता किया और उन्होंने डोगर का पस मंजर जाने बगैर तहकीकात शुरू कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद रिमार्क्स दिए कि एसिड रिकवरी यूनिट को जब ये पता चल भी गया कि ये एक टैक्स की खिलाफ वर्जी का मामला था तो फिर किसने फैसला किया कि ये तो मिसकंडक्ट है? वो अक्लमंद कौन था जिसको ये शानदार ख्याल सूझा कि ये रेफरेंस बनता है? बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि यह फैसला एसिड रिकवरी यूनिट ने नहीं किया। जस्टिस मकबूल बाकी ने रिमार्क्स दिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसके कानूनी नताइज होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा सवाल पूछा कि वो अक्लमंद बताएं जिसके जहन में रेफरेंस बनाने का ख्याल आया। मैं बहुत ही नर्म लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए कहूंगा कि यहाँ फैसला करने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। जस्टिस सुमरत बदियाल ने कहा कि ये रोशन आइडिया
किसने दिया कि मामला नैब और एफबीआर को भेजने के बजाय रेफरेंस बनाया जाए? समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने दिलचस्प नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि लंदन फ्लैट्स की ट्रांजैक्शन किस वक्त हुई? फरूक नसीम ने बताया कि 2013 में। उस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि इसका मतलब है कि अगर पैसे मनी लॉन्डर हुए हैं तो 2013 से पहले हुए होंगे। उस पर फरूक नसीम ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ 2016 का हवाला देते हुए कहा कि 2013 में तो कानून के तहत ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि उस वक्त की वजीर इतलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेफरेंस पर तबसरा किया था और कहा था कि जज साहब ने क्रीज से बाहर निकलकर शॉट लगाई। लगता है रेफरेंस सिर्फ क्रीज से बाहर निकलकर शॉट लगाने पर बना। इस पर फरूक नसीम ने कहा कि वजीर इतलात की इस बात को ज़ेर बहस न लाएं। साथ ही ये भी कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई टैक्स या मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं। इस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने पूछा कि बता दें कि मामला टैक्स अथॉरिटी को भेजने के बजाय रेफरेंस बनाने की तजवीज़ किसने दी? आप ये बता दें कि रेफरेंस में जुर्म आपने कौन सा बताया है? जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि 10,000 टैक्स की अदम अदायगी पर रेफरेंस नहीं बन जाता। ऐसा जुर्म बताएं जिससे जज पर एतमाद मजरूह हुआ हो। जो सवालात उठाए हैं उनके जवाब दें। केस की समाअत को फिर पीर तक मुलतवी कर दिया गया। ये बहुत अहम केस है क्योंकि इस केस में हुकूमत ने वाज़ेह पोजीशन ली हुई है। फरूक नसीम हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रेफरेंस का दिफा कर रहे हैं, जबकि अदलिया मुसलसल सवालात उठा रही है। और अब अदालत ने कह दिया है कि इसके नताइज होंगे। अब अदालती कार्रवाई में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ARU जज के खिलाफ तहकीकात कर सकता है या नहीं। साथ ही कि अपने इंडिपेंडेंट बच्चों और अहलिया के असासों की तफसीलात बताने का कोई जज पाबंद है या नहीं। इस हवाले से बात करेंगे माहिर कानून और साबिक जज जस्टिस नासरा इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासरा इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आप खुद जज रहीं, आपके खावंद जज रहे, दोनों इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज़। ये बताइएगा जब आप अपने रिटर्न्स फाइल करती थी तो बतौर इंडिपेंडेंट आप अपने खावंद के या फिर खावंद अपनी बीवी के या फिर इंडिपेंडेंट बच्चों के क्या जो असासे हैं वो डिक्लेयर करने के पाबंद होते हैं बतौर जज? पाबंदी तो ऐसे नहीं है कोई, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, देखिए ऐसे घराने से होना वास्ता जहाँ पे इंसान ये सोचता है कि कोई अंगुश नुमाई किसी सूरत में कर ना सके। तो मैंने तो जब मेरे शौहर ने अपने डाले थे ये तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज़ के गोशवारे, तो मैं हालांकि इंडिपेंडेंट मेरे थे, मैंने भी उसमें शामिल कर दिए थे ताकि अगर शामिल हो जाए ये ऑप्शन है, आप करना चाहें आप करें, अगर आप ना करना चाहें तो आप इंडिपेंडेंटली फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। यानी कि किसी जज के इंडिपेंडेंट खावंद या बीवी या फिर बच्चों का अगर सवाल उठेगा तो वो उन बच्चों से ही होगा या फिर खावंद या बीवी से ही होगा जो इंडिपेंडेंट है, बजाय इसके कि जज से सवाल किया जाए। यकीनन ऐसे ही होगा। और मेरा ख्याल है ये रेफरेंस जो है ये तो एक लास्ट रिजॉर्ट होती है जब कोई नजर आए ऐसी बात जिससे शकूक और शुबात उठे कि कोई मसला है ऐसा जिसमें कोई चीज़ जो है वो पोशीदा रखी गई है या कुछ बात जो है वो वाजे नहीं है। नहीं तो ये तो एक मैं समझती हूँ अल्टीमेट रिकोर्स है जो बहुत एहतियात से लेने की ज़रूरत है। और ये अक्सर व बेशतर ऐसा होता नहीं। मेरा तो ख्याल है मेरी तजुर्बे में 6-7 रेफरेंसेस इतने 50 साल मेरी उम्र में जो गुजरे हैं बलूगत में, उसमें मैंने तो नहीं देखे बल्कि 60 साल। अदालत एक और सवाल उठा रही है कि एक शख्स ने शिकायत की, एसेट रिकवरी यूनिट ने तहकीकात कर दी, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सदर कर सकता था। इस हवाले से कानून क्या कहता है? असल में बात यह है कि जिसने शिकायत की है वो शिकायत करनंदा का ही कोई पता नहीं लगता कि वो कहाँ से आया और वो उसने कैसे ये सारी बातें निकालने की कोशिश की। इससे ये स्पाई का जो है ना गुमान ये जरा हो जाता है स्ट्रॉन्ग कि ये बातें निकल क्यों रही हैं और ये ऐसे इस अंदाज में करने की जरूरत क्या पेश आई। आखिर कोई जवाज होना चाहिए ना ये सारी बातें निकालने का। और मैं समझती हूँ कि मुनासिब तो यही था कि अगर एसेट रिकवरी यूनिट ने कुछ मालूमात किए थे तो वो इनसे इनको अपना रखता शामिल, जो अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ इन्होंने कोई करना था। इसके बाद कुछ उजलत में मुझे लगता है कि सारी रेफरेंस मूव की गई जब अभी जो मुशाहिदात थे वो इनके पास मुकम्मल थे ही नहीं और रेफरेंस भी मूव हो गई। और अब तो कई महीने हो गए हैं रेफरेंस को मूव हुए और ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए इस वास्ते मुमकिन नहीं हो रही है कि इनके यहाँ पे कोई इस पे अभी तक उनके पास मुशाहिदात आए नहीं हैं। साथ बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह।